नमस्कार साथियों, मैं स्वांगी, प्रवक्ता, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के शिक्षा के नवीन प्रयास प्रश्न पत्र के अंतर्गत वुड के घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20 वर्ष के पश्चात एक नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। जैसे 1813 में एक आज्ञा पत्र आया था और 1833 में आया था। इसके पश्चात 1853 में भी उसे एक नया आज्ञा पत्र जारी करना था। इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की नीति के संबंध में विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसकी समस्याओं और उसमें कंपनी की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें सुधार की उसका गहन अध्ययन किया और उस सब के आधार पर भारत के लिए एक शिक्षा नीति तैयार कर संसद में पेश की। ब्रिटिश संसद में इस पर चर्चा हुई और उसके आधार पर भारत के लिए शिक्षा नीति निश्चित की गई, जिसे कंपनी के नए आज्ञा पत्र में जोड़ दिया गया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो चेयरमैन थे, उनका नाम सर चार्ल्स वुड था। उन्होंने 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की और इसे उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक अभिलेख है, जिसमें शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र द्वारा जो घोषित शिक्षा नीति थी 1854 में जो आई थी, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे। पहला बिंदु है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त के संबंध में इसमें क्या घोषणाएं की गई थी। उसमें महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वह थी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। पहला था शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर या कंपनी पर होगा। इस शिक्षा नीति में कंपनी शासित यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का या सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा, यह हमारा एक पवित्र कर्तव्य है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह था जन शिक्षा विभाग की स्थापना। इस शिक्षा नीति में भारत के कंपनी शासित सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई थी। यह भी घोषणा की गई थी कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस होगा। तीसरी प्रमुख घोषणा थी वह थी सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ। इस नीति में पहली बार ऐसा हुआ था कि देशी और विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी और इस आर्थिक सहायता को विभिन्न मदों जैसे कि भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, अध्यापकों के वेतन और छात्रवृत्तियां आदि देने में उसका प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा का संगठन कैसा हो, इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं इस घोषणा पत्र में की गई थी। पहली घोषणा थी शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में होगा। इस नीति में भारतीय शिक्षा को 4 स्तरों में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा में संगठित करने की घोषणा की गई थी। और दूसरी घोषणा थी क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, क्रमबद्ध विद्यालय शिक्षा के उपयुक्त संगठन के लिए, मतलब इसकी व्यवस्था सही ढंग से हो, सही से उसका संचालन हो सके, शिक्षा का उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके, इसके लिए क्रमबद्ध विद्यालयों जैसे कि प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी घोषणा की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के क्या उद्देश्य लिखे गए थे उसको हम देख लेंगे। पहला था भारतीयों का मानसिक विकास करना और उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना। इससे तात्पर्य उनका यह था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से उनको परिचित कराया जाए। दूसरा भी उसी से संबंधित है कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना। तीसरा था भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग को बढ़ाना।
चौथा जो शिक्षा का उद्देश्य इसमें लिखा गया था वह था राज्य सेवा के लिए विश्वसनीय और सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी थी और साथ ही साथ उसको भारत से ही अपनी सरकार की सेवा के लिए अच्छे कर्मचारियों को भी तैयार करना था। इसलिए शिक्षा के जो उद्देश्य थे उसमें इसको लिखा गया था। शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी हो उस पर इस घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। प्राच्य भाषा और साहित्य को स्थान दिया गया था पाठ्यचर्या में। इसमें भारतीयों के लिए प्राच्य भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हें पाठ्यचर्या में उचित स्थान देने की घोषणा की गई। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि प्राच्य भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित भी किया जाए। साथ साथ दूसरा जो था पाठ्यचर्या में प्रमुख बिंदु था वह था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान दिया जाए। भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया उस घोषणा पत्र में और उसे पाठ्यचर्या में स्थान देने पर विशेष बल दिया गया। घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। तीसरा जो प्रमुख बिंदु था पाठ्यचर्या संबंधित वह था धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी गई थी। इस घोषणा पत्र में मिशनरी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया, लेकिन साथ ही साथ विद्यालय के पुस्तकालयों में बाइबल को रखना अनिवार्य कर दिया गया था। शिक्षण विधि पर क्या घोषणा की गई थी इस घोषणा पत्र में? ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं और अंग्रेजी हो। इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए देशी भाषाओं और अंग्रेजी को स्कूल का माध्यम शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते फूलते देखना चाहते हैं। मतलब प्राथमिक स्तर पर देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी और माध्यमिक स्कूलों में जो है वह देशी भाषा और साथ साथ अंग्रेजी को भी स्थान दिया जाएगा। लेकिन दूसरा बिंदु जो है वह उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी को माना गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्राच्य भाषाएं इतनी विकसित नहीं हैं कि उनके माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा सके, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होगी। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं होंगी, मिडिल स्कूल में जो है शिक्षा का माध्यम देशी के साथ साथ अंग्रेजी से भी बच्चों को परिचित कराया जाएगा, लेकिन उच्च शिक्षा में जो शिक्षा दी जाएगी उसका माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा ही होगी। शिक्षकों के संबंध में इस घोषणा पत्र में ये लिखा गया कि शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही साथ उनके वेतन को भी बढ़ाने की बात कही गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षार्थी के संबंध में यह भी लिखा गया कि किसी भी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान किया गया। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि सहायता अनुदान प्रणाली जो थी उसमें छात्रवृत्तियां देने में उनका उपयोग किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के विषय में कहा गया इस घोषणा पत्र में कि विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। इस शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया और कंपनी से यह अपेक्षा की गई कि वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओं की स्थापना भी करेगी। इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा भी की गई थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु था विश्वविद्यालयों की स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस नीति के आधार पर की गई थी। तो उसका उत्तर यही होगा कि वुड के घोषणा पत्र के बाद जो शिक्षा नीति आई थी
उसी में विश्वविद्यालयों के खोलने की जो है सिफारिश की गई थी। उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा पत्र में घोषणा की गई कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार मद्रास व अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाएगा और योग्य और अनुभवी कुलपति और प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को संबद्धता भी देंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे, उनके छात्रों की परीक्षा लेंगे और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देंगे। जब विश्वविद्यालय खोले गए तो शुरुआत में वो सिर्फ महाविद्यालयों को जो है संबद्धता देते थे और उन पर नियंत्रण रखते थे और परीक्षा कराते थे, किंतु बाद में फिर उन विश्वविद्यालयों में शिक्षण की भी व्यवस्था की जाने लगी। जन शिक्षा के विषय में इस घोषणा पत्र में इस घोषणा पत्र में 5 निर्णय लिए गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला था निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाए। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए सुलभ कराई जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए। तीसरा बिंदु है निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। इसके पश्चात चौथा है जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों यानी कि देशी और मिशनरी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पांचवा बिंदु था भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जन शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि निस्यंदन सिद्धांत को, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, उसको निरस्त करने की बात की गई, जिसका समर्थन मैकाले ने किया था। और उसमें उसके अनुसार, निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाएगी और उनसे छनते हुए वह निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। जबकि इसका खंडन किया वुड के घोषणा पत्र में खंडन किया गया और यह कहा गया कि शिक्षा का जो दायित्व है वह सरकार पे होगा और हर स्तर के विद्यालयों की स्थापना करना सरकार का ही उत्तरदायित्व होगा। स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या इसमें सिफारिश की गई थी, वह यह थी कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान, सरकारी सहायता दी जाए। स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये थी स्त्री शिक्षा के संबंध में इस घोषणा पत्र की घोषणाएं। मुस्लिमों के शिक्षा के विषय में क्या कहा गया था कि भारत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है और इनकी शिक्षा के प्रसार के लिए मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए एक विशेष स्कूल खोले जाएंगे। इसमें यह घोषणा की गई। दूसरा था कि मुसलमान बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाएगा, उन्हें छात्रवृत्तियां वगैरह दी जाएंगी। इसके माध्यम से उनकी शिक्षा के स्तर को उच्च किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में यह कहा गया कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए व्यावसायिक विद्यालय खोलने की भी सिफारिश की गई। शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षक शिक्षा के संबंध में इस घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं की गई जो कि थी शिक्षक शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता को महसूस किया। तो भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह ही शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगी। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक तटस्थता की बात कही गई है कि धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मिशनरी स्कूलों को जो है धर्म शिक्षा देने की छूट भी दी गई और सरकारी स्कूलों में बाइबल रखने को भी अनिवार्य किया गया।
अब आगे हम वुड के घोषणा पत्र वुड के घोषणा पत्र के पश्चात जो शिक्षा नीति आई थी उसकी हम गुण और दोष की जो है विवेचना करेंगे। उसकी विशेषताओं पर पहले हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ इसका, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु था इस शिक्षा नीति का, वह था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर दिया जाए। भारत के इतिहास में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है। शिक्षा विभाग की स्थापना करना, जब शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा तो उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए राज्य में शिक्षा विभाग का होना भी आवश्यक होगा। वुड के घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम था इस ओर। तीसरा था सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ। सहायता अनुदान प्रणाली जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसकी सहायता से ही आर्थिक सहायता जब दी जाएगी तो शिक्षा का जो है वह बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो पाएगी। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, इसकी विशेषता थी, वह थी निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देना। कम साधन होते हुए भी उस समय निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान जो किया गया था वो बहुत ही प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण कदम था। शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तरों में किया गया, जैसे कि अब हमने ये देखा कि प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल और उच्च शिक्षा में शिक्षा का संगठन किया गया, जो कि एक मनोवैज्ञानिक आधार पर था और आयु के अनुसार ही बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के विभिन्न स्तरों को अलग अलग विद्यालयों की स्थापना के द्वारा जो है उसको हम पूरा कर सकेंगे। भारतीयों के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह यूरोपीय ज्ञान है। इसके पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन इसके परिणाम जो थे वह हित में ही थे। ज्ञान विज्ञान से परिचित हो गया जो है भारत के उस समय के जो छात्र थे वो परिचित हुए और उससे उनके ज्ञान में वृद्धि ही हुई। तो सभी प्रकार के विद्यालयों, प्राच्य और पाश्चात्य के विकास पर बल दिया गया। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया और देशी, मिशनरी और सरकारी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं को जो है सहायता अनुदान प्रणाली के तहत सहायता दी गई और उन्हें फलने फूलने दिया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों को मुसलमान शासकों ने नष्ट कर दिया था। अब इस देश में विश्वविद्यालय स्तर की कोई संस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। इस घोषणा पत्र में भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। उस समय सबसे पहले 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आज देश भर में विश्वविद्यालय उसी के आधार पर फिर आगे खोले गए। निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति और जनशिक्षा पर बल। मैकाले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने जिस भेदभावपूर्ण निस्यंदन सिद्धांत को स्वीकृति दी थी, इस घोषणा पत्र में उसे निरस्त कर दिया गया और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र द्वारा भारत में पहली बार देश की उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई और उसके लिए बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी। मुस्लिमों की शिक्षा पर बल दिया गया। उस समय मुसलमान बच्चे अंग्रेजी शिक्षा की ओर कम आकर्षित हो रहे थे। अंग्रेजों ने इस बात को समझा और इस शिक्षा नीति में घोषणा की कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से प्रबंध किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारत की आर्थिक उन्नति के लिए व्यावसायिक शिक्षा अति आवश्यक है
शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी जो है इसमें सिफारिश की गई थी और मिशनरियों द्वारा कुछ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए थे और उसमें जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा था अध्यापकों को। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और भी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, इसकी भी सिफारिश की गई थी। आइए अब हम देखते हैं कि जब घोषणा पत्र आया तो उसमें कुछ जो विशेषताएं थी उसमें कुछ कमियां भी थी, जिस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो वुड के घोषणा पत्र में क्या कमियां थी? पहली जो कमी थी वो था कि शिक्षा कंपनी या ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में हो। उत्तरदायित्व और अधिकार तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व घोषित हुआ तो उस पर उसका नियंत्रण होना भी स्वाभाविक था और वे ईमानदारी से भारतीयों का हित क्यों सोचते। इसीलिए जो है वो कुल मिलाकर पाश्चात्य जो थे वो ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दे रहे थे और जो ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे, अंग्रेज थे, उनकी शिक्षा को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का जो है प्रारंभ हो गया था। शिक्षा विभाग की स्थापना का अर्थ जो है वही लाल फीताशाही का श्री गणेश है। फिर उस समय इस विभाग में ऊंचे पदों पर तो अंग्रेज ही नियुक्त थे और जो छोटे पद थे उस पर अंग्रेज भक्त जो भारतीय थे वो थे। इनसे सामान्य व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी? सहायता अनुदान की जो कठोर शर्तें थीं उसकी वजह से बहुत से जो है विद्यालय उसको शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा था, तो प्राच्य विद्यालय इसका लाभ उठा नहीं पा रहे थे। शिक्षा का मूल उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का विकास था। यूँ तो इस शिक्षा नीति में शिक्षा के पांच उद्देश्य निश्चित किए गए थे और उनमें यह उद्देश्य घोषित नहीं किया गया था, परंतु अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो इसमें पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का विकास ही करना था शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया था। परंतु जो है वो भारतीयों के लिए थोड़ा सा उस समय कठिन तो था ही, क्योंकि वो अपनी भाषा और अपने साहित्य को पढ़ना और सीखना, अपने ज्ञान विज्ञान को सीखना अधिक पसंद करते थे। इसलिए इसके जो है दूरगामी जो है कुप्रभाव यह रहा कि भारतीयों में हीनता की भावना विकसित हुई, जिससे वे हीनता की भावना विकसित होने लगी। उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी रखा गया। यूँ तो इस घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात की गई थी और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने की भी बात की गई थी, परंतु उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही रखा गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस समय सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रहने लगे। सरकारी स्कूलों में बाइबिल का होना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यूँ तो इस शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति की घोषणा की गई थी, फिर भी साथ ही जो विद्यालयों में पुस्तकालय थे वहाँ पर बाइबिल की प्रतियां रखना जो है अनिवार्य किया गया था। ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट भी दी गई थी। ईसाई मिशनरियों की मांग पर इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक कर दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का जो है भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय शिक्षा पर इस शिक्षा नीति का या इस घोषणा पत्र का प्रभाव यह हुआ कि शिक्षा जो है वह राज्य का उत्तरदायित्व हो गई। राज्य जो है शिक्षा की व्यवस्था करना और विद्यालयों की स्थापना करना, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए सहायता अनुदान सबको उपलब्ध कराना, साथ ही जन शिक्षा विभाग की स्थापना करना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण
शिक्षा पर भारतीय शिक्षा पर इसका प्रभाव रहा। 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की भी स्थापना हो गई। सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ हो गया। सभी स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शुरू हो गई और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो वुड के घोषणा पत्र में ही विश्वविद्यालयों को खोलने की सिफारिश की गई थी और पहली बार भारत में सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय खोले गए। तो आज हमने वुड के घोषणा पत्र और उसमें की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के विषय में अध्ययन किया और इसके जो गुण दोष थे, उनकी विशेषताएं और कमियां क्या थी इस घोषणा पत्र में, उस पर भी चर्चा की। साथ ही भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव रहा उसके विषय में भी चर्चा की। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो वह है वुड के घोषणा पत्र को ही कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे जेम्स ने भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र की संज्ञा दी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो घोषणा पत्र था उसने शिक्षा के हर क्षेत्र को छुआ था, हर क्षेत्र के विषय में इसने अपनी घोषणाएं या सिफारिशें की थी। साथ ही साथ इसमें निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त करते हुए जन शिक्षा की बात की गई थी। शिक्षा को जो है राज्य का उत्तरदायित्व माना था और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों की स्थापना और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, इस तरह के कुछ जो महत्वपूर्ण जो सिफारिशें थी वह आगे चल के भारतीय शिक्षा में जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए जो है इसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।